खबर तफसील से शिवसेना तर्जुमान संजय राउत को लीलावती अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। अस्पताल से रवाना होते हुए इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का अगला वजीर आला शिवसेना का ही होगा। आराम से कोई आगे नहीं जाएगा, कोई आगे नहीं जाएगा। कोई आगे मत जाओ, अरे आगे मत जाओ। राजनीति चलती रहेगी। महाराष्ट्र में शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा। एक साथ बात चल रही है, शिवसेना का ही होगा। खबर दिल्ली से है। जेएनयू में तलबा का हंगामा लगातार जारी है। हॉस्टल, मेस और दिगर की फीस में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ तलबा सरापा एहतजाज हैं। अब ये तलबा यूजीसी दफ्तर का घेराव करने की तैयारी कर रहे हैं। तलबा का कहना है कि जो भी इजाफा किया गया है उस पर कोई आकर बात तो करे कि आखिर ये इजाफा क्यों किया गया है। अंदर पिछले कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही हंगामा बरपा है, लेकिन हंगामा क्यों बरपा है ये समझते हैं यहाँ के छात्रों से ही। हमारे साथ हैं शुभम पांडे। शुभम, पिछले कुछ दिनों से लगातार जेएनयू में काफी हंगामे चल रहा है, आप लोगों का नारेबाजी प्रदर्शन लगातार चल रहा है, आज भी प्रदर्शन करने का है। किस मसले को लेकर आप लोग कर रहे हैं? देखिए, ये जो पूरा हंगामा है जिसे आप हंगामा कह रहे हैं, वाकई में एक छात्रों का आक्रोश है और वो बहुत दिनों का जमा हुआ आक्रोश है उस चीज के खिलाफ जो चीज पूरी तरह से अनडेमोक्रेटिक और एंटी स्टूडेंट है। छात्र विरोधी एक के बाद एक ऐसे कदम इस एडमिनिस्ट्रेशन ने उठाए हैं। जब से हमारे नए कुलपति हमारे यहाँ पे आए हैं, पहली बात उन्होंने संवाद को पूरी तरह से छात्रों से खत्म कर दिया और एक के बाद एक छात्रों के ऊपर ऐसे नियमों को थोपा गया जो कभी भी जेएनयू के कल्चर का हिस्सा नहीं था। जो वर्तमान में आप जो मूवमेंट देख रहे हैं, ये मूवमेंट लगभग 20-25 दिन पहले हमारे वेबसाइट पे एक नया अपडेट आता है कि हम एक नया हॉस्टल मैनुअल लाने जा रहे हैं। हॉस्टल मैनुअल वो डॉक्यूमेंट है जिससे हमारे हॉस्टल के सारी नियमावली, सारे क्रियाकलाप जो है रेगुलेट होते हैं, उससे संचालित होते हैं। तो कहा गया कि चूंकि पुराना हॉस्टल मैनुअल के बहुत से प्रावधान जो हैं वो ऑब्सोलेट हो चुके हैं, तो कुछ प्रावधानों को हटा के नए प्रावधान लाए जा रहे हैं। तो जो नए प्रावधान लाए गए उसमें जो सबसे अहम जो चीज़ था, जो छात्रों को सबसे ज़्यादा खटक रही है, वो ये था कि फीस में बहुत ही एक अनप्रेसिडेंटेड वृद्धि की गई। वो वृद्धि भी 5%, 10% नहीं, बल्कि 300% तक की वृद्धि हुई। मेस बिल जो हम लोग खाना खाया करते थे उसमें लगभग 2 गुना वृद्धि हुई। 2 से 2,500 रुपये हमारा मेस बिल आया करता था, उसमें 1,700 रुपये सर्विस चार्ज ऐड कर दिया गया, तो बढ़ के लगभग 4,500 से 5,000। 10 रुपया पर मंथ हमारा मेंटेनेंस चार्ज हॉस्टल का एक रेंट लगा करता था, उसको 300, और सिंगल सीटर का जो 20 रुपया लगा करता था उसको 600। अब इसको अगर आप साल के हिसाब से लिए तो जहां 240 रुपया लगा करता था वो आज लगभग 4,000 के करीब पहुंच गया है। आज जो है, आज तमाम जो छात्र संगठन है, चाहे लेफ्ट हो या राइट हो, सब आप लोग एकजुट होकर आज यूजीसी जा रहे हैं। तो यहाँ वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे आप लोग क्या अपनी मांग रखेंगे? इन्हीं मांग को रखेंगे आप लोग? जी बिल्कुल, हमारे प्रशासन की ओर से पहली बात तो कोई संवाद नहीं किया गया, और जो कुछ बाहर के लोगों को जो बताया गया कि ये जो भी मूवमेंट चल रहा है पूरी तरह से व्यर्थ है, क्योंकि हमने मजबूरी में आकर किया, यूजीसी ने हमारा फंड रोका है, ये पूरी तरह से ऊपर से संचालित हो रहा है। जो प्रशासन के लोग जो हवाला दे रहे हैं, जो कारण बता रहे हैं, ये चीज यूजीसी, इसके जिम्मेदार यूजीसी है, इसका जिम्मेदार एमएचआरडी है। तो हमने इतने दिनों से यहाँ पे तो अपना प्रोटेस्ट जारी रखा है। हमने ये कहा है कि जो भी आपके कारण है, आपको बढ़ाना है तो बढ़ाइए, आप आइए हमसे बात करके उसका रैशनल तो दीजिए, उसका एक जस्टिफिकेशन तो दीजिए। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि आप जहां पर उस पल्ला झाड़ के जहां पे इसको शिफ्ट कर रहे हैं वहां भी एक आध अटेम्प्ट ले लिया जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हजारों के तादाद में यहाँ पे छात्र छात्राएं यहाँ पे एकजुट हुए हैं, और यहाँ से एकजुट होने के बाद ये यहाँ से आईटीओ जाएंगे। आईटीओ स्थित जो वहाँ पर यूजीसी का दफ्तर है, वहाँ पर जो मुख्यालय है, उस मुख्यालय में जाकर वहाँ पर वह धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी बातों को वहाँ रखेंगे, जिस बात को लेकर इन छात्रों के बीच में पिछले कुछ समय से लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रहलाद सिंह के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। कुशीनगर मस्जिद में 11 नवंबर को धमाका हुआ था। धमाके के बाद पुलिस बैटरी फटने का दावा कर रही थी, लेकिन अब एटीएस और बम डिस्पोजल स्क्वाड की तफ्तीश के बाद धमाका खेज मादा की बात सामने आई है। इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं मौलवी समेत 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि पुलिस बैटरी फटने का दावा कर रही थी।
सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से शुमाली हिंदुस्तान और दिल्ली एनसीआर में फिजाई आलूदगी को कम करने के लिए हाइड्रोजन पर मबनी ईंधन तकनीक तलाश करने को कहा है। मरकजी हुकूमत ने अदालत को बताया है कि ऐसी तकनीक तलाश करने की कोशिश की जा रही है। मरकजी हुकूमत इस सिलसिले में 3 दिसंबर को अदालत में रिपोर्ट दाखिल करेगी। उधर दिल्ली में अब ताजा हवा के लिए नित नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। दिल्ली के सिलेक्ट सिटी मॉल में ताजा हवा के लिए बार खोला गया है, जहां म्यूजिक के साथ साथ ताजा हवा भी मिलेगी। दिल्ली में न्यूज 18 नुमाइंदा रचना ने ऑक्सीजन बार का जायजा लिया। तो लोग वीकेंड पर बार और क्लब में एंजॉय के लिए जाते हैं, लेकिन अब प्रदूषण से राहत के लिए भी आप बार जा सकते हैं। दरअसल दिल्ली के सेलेक्ट सिटी वॉक में एक ऑक्सीप्योर बार खोला गया है, जहां पर आप शुद्ध हवा का आनंद उठा सकते हैं। तो आज हम पहुंचे हैं ऑक्सीप्योर बार में और हम बताएंगे कि इस ऑक्सीप्योर बार में किस तरीके से ताजा हवा ले सकते हैं, ऑक्सीजन ले सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीप्योर बार खुला हुआ है और नीचे लिखा भी है कि ऑक्सीजन बार अ ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर, यानी कि यहाँ पहुंचने के बाद आपको ताजा हवा जरूर मिलेगी। और इस ऑक्सीप्योर बार की क्या खासियत है वो हम आपको दिखाएंगे। तो हम ऑक्सीप्योर बार के अंदर ही चलते हैं और देखते हैं कि क्या खासियत है इस बार की। तो अभी हम यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर जिस तरीके से शुद्ध हवा लोगों को दी जाती है, उसके साथ म्यूजिकल तरीके के साथ साथ अरोमा और खुशबू के साथ लोगों को ताजा हवा तो दी जाती है, ऑक्सीजन भी दी जाती है। तो अब हम अंदर आ चुके हैं। आप देख भी रहे हैं कि पीछे काफी ज्यादा ग्रीनरी देखने के लिए मिल रही है। कई तरीके के जो प्लांट्स हैं, खुशबू भी अच्छी आ रही है, क्योंकि अरोमा की बात हमने की तो अरोमा जाहिर सी बात है कि जहां अरोमा होता है तो वहां वातावरण ऐसे ही बहुत ज्यादा प्लीजेंट हो जाता है। यहाँ एक कार्ड भी रखा हुआ है जिसमें लिखा भी है कि ऑक्सीजन थेरेपी फ्लेवर्स। तो कई तरीके के फ्लेवर्स है। ये कार्ड आपको दिखाना चाहूंगी मैं कि 15 मिनट का एक सेशन होता है, यानी कि 15 मिनट का सेशन होता है, जिसे 299 रुपए में लिया जा सकता है। तो इस ऑक्सीप्योर बार के बारे में जो ऑक्सीप्योर बार के बोनी है, हम उनसे ही बात करेंगे। पॉल्यूशन को लेकर किस तरीके की समस्याएं लोग बताते जब आते हैं तो उसका आँख में आंसू आता है, सांस ठीक तरह से ले नहीं पाता है और दिक्कत सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये ऑक्सीप्योर का कंसेप्ट तो आपने कहा कि बाहर से देखा, और दिल्ली में खोलने का ख्याल कैसे आया? बाहर से अभी बाहर में बहुत देखा था, हम इंडिया में ऐसा ही खोलते, एक बार ट्राई करते, इसलिए मेरा ऑनर ने देखा था। अच्छा, तो बोनी हम जानना भी चाहेंगे कि यहाँ पर दिख भी रहे हैं, अरोमास भी दिख रहे हैं, और क्या प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा आप हमें बताइए। किस तरीके से आप लोगों को ऑक्सीजन देते हैं? ये कनूला होता है, ये फ्रेश होता है, ये आपको ये यूज करना पड़ता है। ये यहीं पे हम लोग का अरोमा यहीं पे डालता है बोतल पे, और ये ट्यूब है। ये अच्छा, ये ट्यूब से क्या होता है? ये आपको नाक में डालकर सांस लेना है 15 मिनट के लिए। ये ट्यूब यहीं पे डाल के आपको 15 मिनट के लिए सांस लेना है। अच्छा, इस ट्यूब को हम इसमें लगाएंगे और इसको आपको अपने नोजल में लेंगे और उसके बाद हम फ्रेश एयर ब्रीथ करेंगे। इन करेगी मैम, यही चीज है। तो ये कितने मिनट का सेशन होता है? ये 15 मिनट का होता है। 15 मिनट का सेशन। हाँ। अच्छा, ये कुछ अरोमास भी, अलग अलग फ्लेवर्स भी, ये भी थोड़ा आप हमें बताइए। ये अलग अलग अरोमा है। ये हम लोग के पास 7 अरोमा है। ये इक्विलिप्टस है, ये लेवेंडर है, ये लेमन ग्रास है, ये ऑरेंज है। अलग अलग का बेनिफिट होता है। अच्छा। और कस्टमर मांगते हैं, मतलब अलग अलग चाहिए, इसलिए अलग अलग हमने अरोमा रखा था। अच्छा, और म्यूजिक भी साथ साथ रहता है? वो म्यूजिक चला रहे हैं उसके कस्टमर एंजॉयमेंट के, उसको रिलैक्स फील होने के लिए, और वाटरफॉल भी लगा हुआ है इसके साउंड सिस्टम अच्छा होने के लिए। पानी गिर रहा है, अच्छा लगता है इसलिए। अच्छा, यानी कि जब ऑक्सीप्योर बार में आए तो आपको फुल रिलैक्स मिल जाए, इसलिए ये लगा रहा है। अच्छा, चार्जेस क्या हैं इसके? चार्जेस हम लोग स्टार्टिंग 299 से till 499 तक। एक बार में 4 लोग ऑक्सीप्योर बार में आकर शुद्ध हवा का आनंद ले सकते हैं। तो जिस तरीके से दिल्ली इन दिनों लगातार जो एयर पोल्यूशन है उसकी समस्या से जूझ रही है, ऐसे में ये ऑक्सीप्योर जो बार है वो लोगों को ताजा हवा देने का काम कर रहा है। कैमरा पर्सन चंद्रदेव यादव के साथ रचना, न्यूज 18 दिल्ली। दिल्ली एनसीआर में फिजाई आलूदगी में हालांकि इजाफा हुआ है। मुख्तलिफ मकामात पर एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा देखा गया है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 467, लोधी रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 406, चांदनी चौक में एयर क्वालिटी इंडेक्स 393, IIT में एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो 462 पर पहुंच चुका है। नोएडा की इसी तरीके से बात करें तो नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 572 पर दिखाई दे रहा है। अगर गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 511 पर पहुंच चुका है।
दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने ग्रेटर कैलाश में एक मोहल्ला क्लिनिक के इफ्तिताह में शिरकत की। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक की स्कीम काफी कामयाब हुई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत भी काफी सुधरी है। इन्होंने मजीद कहा कि दिल्ली में फिजाई आलूदगी में हुए इजाफे के ताल्लुक से भी रद्द अमल का उन्होंने इजहार किया। लोग डॉक्टर के बिहेवियर की तारीफ कर रहे हैं, डॉक्टर की भी तारीफ कर रहे हैं, दवाइयाँ सारी यहाँ पे फ्री हैं। और अभी डॉक्टर बता रही थी कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के प्रिस्क्रिप्शन लेके आ रहे हैं, मतलब कि पहले इलाज वहाँ कराते थे, अब इधर आ गए हैं, पिछला प्रिस्क्रिप्शन वहाँ लेके आ रहे हैं। सो आई एम सो हैप्पी कि दिल्ली का हेल्थ सिस्टम जो है सरकारी हेल्थ सिस्टम, वो जैसे एजुकेशन में हम कहते हैं ना कि प्राइवेट स्कूलों के बराबर कर दिए हमने सरकारी स्कूल, उनसे भी ऊंचा कर दिए। उनसे भी अभी एक बगल में एक सरकारी स्कूल है, सब लोग बता रहे हैं कि उसका बिल्कुल काया पलट हो गया। बिल्कुल उसी तरह से दिल्ली का हेल्थ सिस्टम जो है नाउ इट इज ऑलमोस्ट सरकारी सिस्टम जो है इट इज एट पार विद द प्राइवेट। अरविंद, आप स्वास्थ्य का ध्यान रखे हुए हैं लोगों के और मोहल्ला क्लिनिक है, लेकिन स्वास्थ्य लोग जो है बीमार भी पड़ रहे हैं क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से, और स्थिति अब फिर खराब हो गई है। आज ऑड इवन शुरू हुआ है, क्या ऑड इवन बढ़ाया जाएगा और क्या वजह अभी मान रहे हैं आप फिर से? ऑड इवन बढ़ेगा। हम सब लोग देख रहे हैं कि दिल्ली का अपना पोल्यूशन, मैं आपको पिक्चर्स दिखा दूंगा। 10 अक्टूबर तक, आप सब लोगों के लिए भी जानकारी के लिए बता दूं, 10 अक्टूबर तक दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स सेटिस्फैक्ट्री कैटेगरी में था, और 10 अक्टूबर तक नासा सैटेलाइट की इमेजेस दिखाती हैं कि कोई पराली नहीं जल रही थी। 10 अक्टूबर से अचानक पराली जलने लगी, सैटेलाइट की इमेजेस के अंदर सारा रेड पोर्शन आ रहा है, और 10 अक्टूबर से दिल्ली का पोल्यूशन जो है वो सीवियर कैटेगरी, इमरजेंसी कैटेगरी में पहुंच गया। अब दिल्ली के लोगों का क्या कसूर है? दिल्ली के लोग क्यों सफ़र करें? दिल्ली के लोगों ने मेहनत करके पूरे साल अपना पोल्यूशन कम किया है। हम लोगों ने 25% पूरा साल अपना पोल्यूशन कम किया है। वी हैव कम इन गुड, सेटिस्फैक्ट्री और मॉडरेट कैटेगरी। लेकिन इस दौरान आसपास पंजाब से और हरियाणा से जो पराली का धुआं आ रहा है, 3-4 दिन बीच में कम हुआ बिकॉज वहाँ बारिश हो गई थी। उधर बारिश हुई तो उन्होंने पराली जलानी बंद कर दी, दिल्ली का धुआं कम हो गया। अब फिर से बता रहे हैं, आज आप ही लोग बता रहे हैं, आप ही के टीवी चैनल दिखा रहे हैं कि पराली का धुआं बहुत बढ़ गया है। तो मुझे बड़ा दुख है कि सुप्रीम कोर्ट का क्लियर आदेश था, उस दिन सुप्रीम कोर्ट कितना नाराज़ हुआ, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रहे। तो दिल्ली के लोग सफ़र कर रहे हैं, मैं भी दिल्ली के लोगों की सेहत को लेकर बहुत चिंतित हूं। बीएस येदियुरप्पा हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। नाअहल करार देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। कर्नाटक के साबिक स्पीकर रमेश कुमार ने कांग्रेस और जेडीएस के 17 अरकान को नाअहल करार दिया था। नाअहल करार दिए गए अफराद को अदालत ने ज़िमनी इंतखाबात लड़ने की इजाजत दे दी है। साबिक स्पीकर रमेश कुमार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। 5 दिसंबर को कर्नाटक के 15 असेंबली हलकों में ज़िमनी इंतखाबात होने हैं। नाअहल करार दिए गए अरकान में आर रोशन बेग भी शामिल है। कांग्रेस के सीनियर लीडर राशिद अल्वी ने चक्रपाणी महाराज के बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। राशिद अल्वी ने कहा कि चक्रपाणी जैसे लोग मुल्क का माहौल खराब करने की कोशिश में लगे हैं, जबकि कोर्ट ये कह चुका है कि बाबरी मस्जिद को तोड़ना गलत था। क्या अब उसका ब्लूप्रिंट क्या आता है, उस ब्लूप्रिंट को देख के ही उस पर टिप्पणी की जाएगी। योगी आदित्यनाथ कहाँ पे कर रहे हैं, किस ज़मीन पे कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ट्रस्ट बनना चाहिए, और मंदिर का मामला जो भी कुछ है वो सिर्फ ट्रस्ट देखेगा, कोई दूसरा नहीं देखेगा। इसके अलावा अगर वो कोई दूसरा काम कर रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा कि वो तमाम लोगों से मशवरा करके इस काम को करें। इसके अंदर जो मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स हैं, हिंदू रिलीजियस लीडर्स हैं, और जो दूसरे धर्मों के लोग भी हैं, अगर आप सबको साथ लेके चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अयोध्या मालिकाना हुकूक केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एमआईएम लीडर असदुद्दीन ओवैसी के रद्द-ए-अमल पर कौमी अक़लियती कमीशन इन्हें नोटिस जारी करने पर गौर कर रहा है। कमीशन के चेयरमैन गैरुल हसन रिजवी का कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी अपने बयानात से मुसलसल जज्बात को हवा दे रहे हैं। विवाद को लेकर फैसला आ चुका है और 5 एकड़ के करीब ज़मीन मुस्लिम समाज को दी गई है, लेकिन ये मसला कैसे हल हो, इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन गैरुल हसन रिजवी साहब मौजूद हैं। गैरुल भाई, 5 एकड़ ज़मीन दे दी गई, अब तरह तरह की बातें हो रही हैं, कहाँ ज़मीन मिलनी चाहिए, कैसे मस्जिद की को बना करके पूरा मामला हल किया जा सकता है? देखिए, सरकार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसमें सरकार को इसके लिए अधिकृत किया है कि स्टेट की और केंद्र की सरकार उनको अयोध्या में ज़मीन दे। केंद्र की सरकार और स्टेट की सरकार मिलकर के ये तय करेगी
कि मस्जिद के लिए अयोध्या में मुसलमानों को कहाँ ज़मीन देनी चाहिए। जहाँ भी ज़मीन दे दे वहाँ पर एक अच्छी मस्जिद बनाने की ज़रूरत है, और वो मस्जिद किसी आक्रमणकारी के नाम पर ना हो, बल्कि एक ऐसी मस्जिद हो जो आपसी सौहार्द का संदेश दे। क्योंकि जो अयोध्या का जजमेंट आया है वो राष्ट्रीय एकता, आपसी सौहार्द और कौमी एकजहती के लिए आया है। तो मस्जिद भी जो बने वो कौमी एकजहती के नाम से बने, आपसी सौहार्द के नाम से बने और राष्ट्रीय एकता के नाम से बने। इकबाल अंसारी हो, हाशिम अंसारी के बेटे, वो कह रहे हैं कि नहीं 67 एकड़ ज़मीन में ही जगह दी जाए, लेकिन कुछ लोग उनके खिलाफ भी हैं कि नहीं 67 एकड़ ज़मीन जो सरकार ने एक्वायर की थी उसमें नहीं मिलना चाहिए। नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठता। 67 एकड़ ज़मीन जो है वो मंदिर के लिए दिए जाने, चूँकि बहुत बड़ा मंदिर बनेगा और बनना भी चाहिए। मस्जिद उससे कहीं हट करके, उससे दूरी से कहीं मस्जिद के लिए ज़मीन दे सरकार, और मस्जिद उससे थोड़ी दूर हट के बनना चाहिए। इसके पीछे क्या लॉजिक है? दूर बने, किस तरह की चीज़ें हैं? नहीं, कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन यह है कि दोनों अपनी जो धार्मिक आस्थाएं हैं उनको दोनों लोग अपनी परंपराओं के अनुसार उसमें जो है वो धार्मिक आस्थाओं पर कायम रहें और उसको अंजाम दे सकें, धार्मिक आस्थाओं को अंजाम दे सकें। बहुत नज़दीक बनने से ये भी है कि कल को कोई फिर कभी बात इस तरह की न निकले। एक बार देश इन सब चीज़ों से बाहर आ चुका है और देश आगे बढ़ रहा है, समाज भी अब आगे बढ़ना चाहता है, अल्पसंख्यक भी अब आगे बढ़ना चाहता है, तो कोई ऐसी बात ना हो। इसलिए सरकार, मुझे लगता है कि इसके लिए बहुत सोच समझ कर ज़मीन देगी, और जहाँ देगी वो ठीक जगह देगी, और वहीं पर मुसलमानों को मस्जिद बनाना चाहिए। क्योंकि ये मामला अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम से जुड़ा हुआ है, सब लोग धैर्य भी बरत रहे हैं, सब्र बरत रहे हैं, सब्र का इजहार भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, वैसी जैसे लोग, वो काफ़ी अलग तरह के बयान दे रहे हैं क्योंकि मामला जुड़ा हुआ है। कमीशन इस मामले में एक्शन ले सकता है, किस तरह की चीज़ें हैं? निश्चित रूप से जिस तरह से वैसी लगातार भड़का रहे हैं, मैं तो कहूँगा कि अल्पसंख्यकों को, खासकर मुसलमानों को भड़का रहे हैं, भड़काऊ बयान दे रहे हैं, ये देश के हित में भी नहीं है, समाज के हित में भी नहीं है। और अल्पसंख्यक आयोग अभी देख रहा है, समीक्षा कर रहा है, अगर ज़रूरत पड़ी तो निश्चित रूप से अल्पसंख्यक आयोग ओवैसी को नोटिस जारी करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कमीशन का मानना है कि अलग तरह से इस मुद्दे को हल कर लिया जाए, लेकिन अवैसी जैसे लोग जो हैं उनको इस मामले में इश्तियाल अंगेज़ी, भड़काऊ भाषण नहीं देना चाहिए। अगर वो लगातार ऐसा करते रहे तो हो सकता है कमीशन उनको सीधे तौर पर नोटिस दे। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। जस्टिस मोहम्मद रफीक मेघालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। गवर्नर ने जस्टिस रफीक को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। जस्टिस मोहम्मद रफीक मुल्क के आईन के माहिर हैं। जस्टिस रफीक राजस्थान हाई कोर्ट में 2 मरतबा कारगुजार चीफ जस्टिस की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं। जस्टिस रफीक ने 1994 में अदलिया में अपने करियर का आगाज किया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ब्राजील के दौरे पर हैं, जहां वो 11वें ब्रिक्स इजलास में शामिल होंगे। पीएम मोदी छठी बार ब्रिक्स सरबराही इजलास में शिरकत कर रहे हैं। पहली बार वज़ीर-ए-आज़म 2014 में ब्राजील के फोर्टाल्जा में ब्रिक्स इजलास में शामिल हुए थे। इस बार ब्रिक्स इजलास का मौजू बेहतर मुस्तकबिल के लिए इक्तिसादी तरक्की है। पीएम मोदी के साथ सरमायाकारों का भी वफ्द ब्राजील गया हुआ है। ये वफ्द ब्रिक्स बिजनेस फोरम में शिरकत करेगा। इजलास के हाशिए पर पीएम मोदी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग से भी मुलाकात करने वाले हैं। कल ब्रिक्स इजलास होना है और पीएम मोदी ब्राजील में मौजूद हैं। बात प्याज की कीमत की। प्याज की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। कानपुर में 80 से 90 रुपए फी किलो प्याज फरोख्त हो रहा है। इसी तरह से दूसरे रियासतों में भी प्याज की कीमत आसमान को छू रही है। कानपुर में लोगों का क्या कुछ रद्द-ए-अमल है, आइए आपको दिखाते हैं। प्याज की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए जहां एक और सरकार द्वारा तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और इनकम टैक्स द्वारा तमाम जमाखोरों के यहाँ छापेमारी की कार्रवाई चली, मगर उसका कोई प्रभाव कानपुर में देखने को मिला। कानपुर में प्याज की जो मंडी ग्वालटोली, इसमें मैं खड़ा हूँ, प्याज सजा पड़ा है लेकिन खरीदार नहीं है यहाँ, और प्याज की कीमतें आसमान तक पहुँचती जा रही हैं। यदि बात की जाए सेब और अनार दोनों की कीमतें अगर मिलाई जाएँ
तो भी प्याज की कीमत को आज की डेट में वो छू नहीं पा रही है। प्याज की दुकानदार है, वहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग परेशान हैं, खरीदार है नहीं ढूंढे से। जो प्याज बेचने वाले यहाँ के ठोक विक्रेता, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या दिक्कत आ रही है? कितने का प्याज है आज की डेट में आप लोग? थोक रेट 76 रुपए किलो खरीद के लेके आए, फुटकर 80 रुपए किलो बिक रही। बताइए, महंगे मारे कट्टी में लेके आए हैं, तो क्या लग रहा है, नुकसान हो रहा है सिर्फ कि नहीं? अब नहीं, नुकसान नहीं हो रहा, मतलब 76 रुपए किलो खरीद के लेके आ रहे हैं, थोक रेट। खरीदार आ रहे हैं कि नहीं, प्याज इतनी महंगी मारे बिकी नहीं रही है, 80 रुपए किलो फुटकर बिक रही है। आपकी सेल पे फर्क पड़ा है इससे? बहुत फर्क पड़ा है। वैसे कितनी बोरियां लाते थे एक बार में? एक बार में जो 25-30 बोरी लाते रहे, अब एक बोरी लेके आ रहे महंगे मारे। आपने देखा निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो थोक विक्रेता है वो भी इससे परेशान। का साफ कहना है, जहां 25 बोरियां यानी एक बोरी 50 किलो की होती है, उसे 25 लाते तो आज मजबूरी में एक बोरी लानी पड़ रही है, क्योंकि ठोक की मंडी का 76 रुपए किलो यहाँ भाव है। और उसके बाद उस पर भाड़ा और दलाल का खर्चा मिलाने के बाद ये 90 रुपए किलो से ऊपर जा रहा है। यानी कानपुर में प्याज बिन काटे ही लोगों की आंख से आंसू निकाल रहा है। विजुअलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कानपुर। इसराइल ने गजा में इस्लामिक जिहाद नामी तंजीम पर हमला किया। इसराइली फजाइया के इस हमले में फलस्तीनी तंजीम इस्लामिक जिहाद के एक आला कमांडर बहा अबू अता हलाक हो गया है। इसराइल ने एक दूसरे हमले में शाम में भी इसी तंजीम के एक लीडर अकरम अल अजूरी के घर पर मिसाइल दागे, जिसमें अजूरी के बेटे और पोती की हलाकत की खबर है। शाम पर इसराइली हमले में कम से कम 6 अफराद हलाक हुए हैं। गजा में फिलिस्तीनी तंजीम इस्लामिक जिहाद पर इसराइली हमला। इसराइली हमले में इस्लामिक जिहाद का आला कमांडर बहा अबुल अता हलाक। इसराइल ने शाम में भी इस्लामिक जिहाद के लीडर के घर पर दागे मिसाइल। इसराइली तैयारों ने गजा में फिलिस्तीनी कमांडर के घर पर बमबारी की, जिसके नतीजे में कमांडर बहा अबुल अता हलाक हो गया। फिलिस्तीनी कमांडर की तंजीम ने बहा अबुल अता के हलाक होने और उसके घर पर इसराइली तैयारों की बमबारी की तस्दीक करते हुए कहा कि गजा की एक इमारत में अलसुब धमाकों के नतीजे में अबुल अता की अहलिया भी जा बहक हो गयी, जबकि 2 अफराद जख्मी हुए। बताया जाता है कि जख्मियों में अबुल अता के बच्चे शामिल हैं। इसराइली फौज के तर्जुमान ने कहा कि इस हमले की गुज़िश्ता कुछ अरसे से मंसूबाबंदी की जा रही थी और इस ऑपरेशन की हिदायत बिन्यामिन नेतन्याहू ने दी थी। गजा में फिलिस्तीनी कमांडर बहा अबुल अता के जुलूस जनाजा में हजारों की तादाद में सोगवारों ने शिरकत की। तंजीम की जानिब से कमांडर की हलाकत पर इसराइल से बदला लेने का यहाँ ऐलान किया गया। हमास ने भी कमांडर बहा अबुल अता की हलाकत पर इसराइल से बदला लेने का ऐलान करते हुए कहा कि इसराइल इस जारहियत का मुकम्मल जिम्मेदार है। हमास का कहना है कि कमांडर अबुल अता का खून रायगा नहीं जाएगा। इसके अलावा इसराइल की जानिब से एक दूसरा हमला शाम में किया गया। शाम की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक इसराइली हमले में कम से कम 6 अफराद मारे गए। ये हमला शामी दारुल हुकूमत दमिश्क की एक रिहायशी इमारत पर किया गया। दमिश्क के इलाके मीजा में वाक़ इमारत को 2 मिसाइलों से निशाना बनाया गया। जिस इमारत पर हमला किया गया उसमें फिलिस्तीनी तंजीम इस्लामिक जिहाद का एक अहम कमांडर अकरम अल अजूरी की भी सुकूनत थी। इसराइल की जानिब से दागा गया तीसरा मिसाइल दमिश्क के इलाके दारिया में गिरा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। वहीं इराक में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद समेत मुख्तलिफ शहरों में हुकूमत से बदजन अवाम सड़कों पर सरापा एहतजाज हैं। आप देखें रिपोर्ट और मुझे दें इजाजत। आदाब। इराक में बदउनवानी, बेरोजगारी और बुनियादी सहूलतों के फुकदान के खिलाफ अवामी मुजाहरे जारी हैं। सैकड़ों एहतजाजियों ने तेल से मालामाल शहर बसरा में एहतजाज किया। ये एहतजाजी मुजाहरे इराक में अक़वाम मुत्तहिदा के सफ़ीर जेनियन हैंस के इराक के शिया रहनुमा आयतुल्लाह सिस्तानी से मुक़द्दस शहर नजफ में मुलाकात के बाद हुआ। UN सफ़ीर जेनियन हैंस ने आयतुल्लाह सिस्तानी से इराक में जारी मुजाहरे के ताल्लुक से बातचीत की थी और अमन व अमान में इनसे मदद की अपील की थी। इस दौरान आयतुल्लाह सिस्तानी ने इराक के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के रोड मैप की तायद की थी, ताहम इस खदशे का इजहार किया था कि सियासी जमातें इस रोड मैप पर अमल पैरा नहीं होंगी। अक़वाम मुत्तहिदा के रोड मैप के तहत सियासी लीडरों के लिए ज़रूरी है कि वो मुल्क और मुल्क से बाहर अपने असासजात की तफसीलात फराहम करें, साथ ही एक नए इलेक्टोरल फ्रेमवर्क की तश्कील करें और इसे 2 हफ्तों के अंदर मुकम्मल करें। एहतजाजियों ने इराक के सबसे ताकतवर शिया रहनुमा आयतुल्लाह सिस्तानी के हक में नारे लगाए, जबकि मुजाहिरीन ने इराक की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन फिल वक्त अरबाब इक़्तिदार की जानिब से कोई मुतबादिल तजवीज़ कबूल करने को तैयार नहीं हैं।
मुजाहिरीन ने कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी है। इनका कहना है कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात कराना मसले का दायमी हल नहीं है, क्योंकि तकरीबन पूरा निज़ाम चौपट हो गया है और इसमें इस्लाह के लिए ज़रूरी है कि बदउनवान सियासतदानों को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया जाए। इस बीच अमेरिका ने इराक़ी हुकूमत पर जोर दिया है कि एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल तर्क किया जाए, इंतखाबी निज़ाम में इस्लाहात मुतारिफ कराई जाएँ और मुल्क में कबल अज़ वक्त इंतखाबात कराए जाएँ। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता महीने शुरू हुए हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे में अब तक 300 से ज़ायद अफराद हलाक जबकि 15,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।